हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ओवरहेड कॉस्टिंग। स्टूडेंट्स, ओवरहेड कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसके फर्स्ट बेसिक पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसके अंदर जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। स्टूडेंट्स, ओवरहेड कॉस्ट का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है ये वेरिएबल नेचर की भी हो सकती है और ये फिक्स नेचर की भी हो सकती है, और ये ज़रूरी होती है बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए। ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, और ये वेरिएबल या फिक्स में से किसी भी नेचर की हो सकती है। स्टूडेंट्स, जो ये ओवरहेड कॉस्ट होती है ये आपको बेसिकली तीन तरह से देखनी होती है। द वन इज एलोकेटेड, सेकेंड वन इज अपॉर्शनमेंट एंड थर्ड वन इज अब्सॉर्प्शन। अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिपार्टमेंट के लिए कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट सीधी ही बटी हुई पता है आपको कितनी एलोकेटेड है, या आपको पता है ईच डिपार्टमेंट के लिए कितनी कॉस्ट है, तो इसका मतलब लेना है एलोकेटेड। अगर कोई ओवरहेड कॉस्ट किसी डिपार्टमेंट के लिए आपको पता है कितनी है, तो इसका मतलब होगा वो कॉस्ट एलोकेटेड है। इसके बाद हमारी सेकंड टर्म इसमें आती है अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसी कॉस्ट जो आपको बांटनी पड़ेगी हर डिपार्टमेंट के अंदर। अपॉर्शनमेंट का मतलब है ऐसा कोई भी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अपॉर्शन करनी पड़ेगी। वो कैसे अपॉर्शन करनी है वो इस क्लास के अंदर हम लेटर ऑन समझ लेंगे। जो थर्ड टर्म इसके अंदर यूज़ होती है स्टूडेंट वो होती है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन हमेशा फिक्स ओवरहेड के लिए यूज़ की जाती है। मैंने आपको बताया ये इनडायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स दोनों हो सकती हैं। इसमें से जो फिक्स नेचर है उसके लिए स्टूडेंट अब्जॉर्प्शन टर्म यूज़ की जाती है। हम इसको रिकवरी रेट भी बोल देते हैं। इसको रिकवरी रेट या अब्जॉर्प्शन बोला जा सकता है, और ये हमेशा फिक्स ओवरहेड के लिए यूज़ की जाती है। दीज आर द थ्री टर्म्स यूज्ड इन ओवरहेड कॉस्टिंग: एलोकेटेड, अपॉर्शनमेंट एंड लास्ट वन इज अब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट, हमारी ओवरहेड कॉस्टिंग के अंदर बेसिकली 4 टॉपिक्स कवर्ड होते हैं। उसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। हमारा सेकंड टॉपिक इसके अंदर स्टूडेंट आ जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। थर्ड टॉपिक हमारा इसके अंदर आता है स्टूडेंट अब्जॉर्प्शन रेट, या इसको रिकवरी रेट भी बोला जाता है। और लास्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर आ जाता है मशीन आवर रेट। स्टूडेंट, दीज आर द 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अंडर ओवरहेड कॉस्टिंग, और आपको ये चारों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन हमेशा सब पेपर के अंदर पूछा ही जाता है। आज की क्लास में हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी क्या होती है इसको समझ लेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अब हम आगे सीखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। स्टूडेंट, जब हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है, बेसिकली इसका नाम है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ओवरहेड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड्स को दिखाते हैं। हम इसके अंदर सिर्फ ओवरहेड्स को ही दिखाते हैं। हमारे इसमें कॉलम्स आते हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, सेकंड वन इज बेसिस, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फिर सर्विस डिपार्टमेंट। ये जितने भी नंबर्स में होंगे स्टूडेंट्स वो आपको लिखने पड़ेंगे। हमने अपने एग्जाम्पल को समझाने के लिए 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट लिख लिए हैं। अब सबसे पहले समरी का नाम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी है, तो स्टूडेंट इसमें ध्यान रखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर नहीं डालते हैं। लेकिन हमने तब भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के डालने ही डालने हैं, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आएंगे। जो ये डायरेक्ट मटेरियल और जो डायरेक्ट लेबर है ये आपने सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर डालने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं डालने हैं। ये क्यों नहीं डालने हैं इसका रीज़न आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर
जो नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाई जाएगी तब पता चलेगा। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आपने सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ही दिखाने हैं। इसके बाद आपको इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर भी मिलेगा। जो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर है बेटा, वो हमेशा अलोकेटेड ही होगा। अलोकेटेड का मतलब आपको पता होगा वो ए डिपार्टमेंट के लिए कितना है, बी डिपार्टमेंट के लिए कितना है और एक्स वाई के लिए कितना है। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर हमेशा आपको बटा हुआ मिलेगा। इट इज ऑलरेडी एलोकेटेड फॉर ईच डिपार्टमेंट, वेदर प्रोडक्शन और वेदर सर्विस डिपार्टमेंट। इसके बाद आपको वो वाले एक्सपेंसेस आएंगे जो आपको अपोर्शन करने पड़ेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में किसी बेसिस के अंदर। अब मैंने उसके कुछ पॉइंट्स का एग्जांपल लिया है, बट स्टूडेंट दिस इज नॉट लिमिटेड टू दीज पॉइंट्स। इसके अलावा भी आपको कोई और पॉइंट भी आ सकता है जो आपके बेसिस में आपको बांटना पड़ेगा। यू नीड टू हैव इक्विटेबल बेस। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा रेंट। आपको जब भी कभी रेंट आ जाएगा तो हम उसको एरिया ऑफ बिल्डिंग में बांट देंगे। आपको हर डिपार्टमेंट के लिए बताया जाएगा कितना कितना एरिया यूज हो रहा है, आप उसके अंदर रेंट के एक्सपेंस को बांट दोगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इसमें डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू के ऊपर है तो हमेशा वैल्यू ऑफ एसेट में ही बटेगी। आपको बताई होगी सम के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के एसेट्स की वैल्यू क्या है। जो भी टोटल डेप्रिसिएशन होगी वो आप वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेसिस में बांट दोगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस इसी कंटिन्यूटी में आता है मील चार्जेस। मील चार्जेस हमेशा एम्प्लॉइज या वर्कर्स यूज करते हैं, तो हम मील चार्जेस को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या नंबर ऑफ वर्कर की रेशो में बांट देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी और सर्विस डिपार्टमेंट में भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस इसके अंदर आता है पावर। पावर को बांटने के लिए आपको हॉर्स पावर के यूनिट्स गिवन होंगे, तो जो भी आपको हॉर्स पावर के यूनिट्स गिवन होंगे आप उसकी रेशो के अंदर प्रोडक्शन पावर के खर्चों को बांट दोगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी और सर्विस डिपार्टमेंट में भी। स्टूडेंट इसके अलावा भी आपको कभी कभी कोई एक्सपेंस दिया हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक एक्सपेंस दिया हो सकता है सनड्रेस। आप इसको मिसलेनियस एक्सपेंस भी बोल सकते हो। मिसलेनियस एक्सपेंस का मतलब आपको नहीं पता उसके लिए क्या बेस होगा। अगर आपको किसी के लिए कोई बेस ना पता हो तो आपको उन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में बांट देना है, और अदरवाइज आपको कोई और इक्विटेबल बेस दिखता है तो आप उसके अंदर भी ये सन्ड्री एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जब आपका ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप इसका टोटल कर लोगे। जब आप ये सबकी कैलकुलेशन कर लोगे तो आपकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी अंडर ओवरहेड कॉस्टिंग। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी को समझेंगे। होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।